हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर। और अपने जो पीछे क्लास के अंदर चल रहा था सेल और बैटरी, उस चैप्टर को अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। उस चैप्टर के अंदर अपने आगे टॉपिक करने से पहले जो स्टूडेंट है उनको एक चीज़ का कन्फ्यूज़न रहता है, वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न देख लेते हैं। वो क्या होता है कि दो चीज़ें हैं, एक है EMF और एक होती है टर्मिनल वोल्टेज। एक होती है EMF और एक होती है टर्मिनल वोल्टेज या फिर वोल्टेज जिसको बोलते हैं। तो वोल्टेज और EMF के अंदर दोनों की इकाई क्या है? तो वोल्ट ही है। अब स्टूडेंट को कन्फ्यूजन क्या रहता है कि EMF कौन सी है और वोल्टेज कौन सी है। तो EMF किसको बोलते हैं और वोल्टेज किसको बोलते हैं, ये दोनों जो चीज़ें हैं ये अपने यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो बैटरी होगी, उस बैटरी के जब तक ये आपकी बैटरी है और इस बैटरी के जब तक अंदर है तब तक तो क्या कहलाएगी? EMF कहलाएगी। और जब उसके जो टर्मिनल होंगे उन टर्मिनलों के ऊपर आपकी सप्लाई आ जाएगी, उसके बाद में क्या कहलाएगी? वोल्टेज कहलाएगी। चीज़ समझ में आ गई आपको? तो अब बात आती है कि EMF का मान ज़्यादा होता है या फिर वोल्टेज का मान ज़्यादा होता है। तो अगर आप देखोगे तो आपकी जो EMF होती है उसी में से तो आपको बाहर आउटपुट में मिलने वाली है। तो उसी में से मिल रही है, इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज जो होगी वो EMF से कम होगी, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें होगी और इसके बाद में कुछ ना कुछ यहाँ पर जो बाहर की तरफ टर्मिनलों पर आई आएगी, तो उस टाइम क्या होगा? कुछ ना कुछ खपत हो जाएगी। और खपत होने के बाद में हमें जो मिलेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वोल्टेज बोलेंगे। तो ये जो वोल्टेज होगी इसका मान हमेशा EMF से क्या होता है? कम होता है। चीज़ समझ में आ गई? उसके बाद में ये तो यहाँ पर बैटरी के अंदर बात है। उसके बाद में जब अपने आगे DC जो है जनरेटर या फिर अल्टरनेटर करेंगे तब भी हम देखेंगे कि जैसे अगर ये पोल है और ये अपना आर्मेचर है, तो जब तक आपकी यहाँ पर आर्मेचर के अंदर जब तक रहेगी तब तक तो क्या कहलाएगी? EMF कहलाएगी। और जब ये आपकी यहाँ पर बाहर आउटपुट के रूप में दो टर्मिनलों के रूप में यहाँ पर आपको सप्लाई के रूप में मिल जाएगी, यहाँ पर ये क्या कहलाएगी? वोल्टेज बोल देते हैं इसको या फिर टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। तो वो जो चीज़ है, यानी कि अब देखोगे तो यहाँ पर अंदर की तरफ क्या होंगे? घर्षण वगैरह हानियाँ होंगी। आपके घर्षण वगैरह के कारण कुछ न कुछ हानियाँ होंगी और जिसके कारण आपकी जो EMF होगी उस EMF का मान ज़्यादा होगा और वोल्टेज का मान क्या होगा? कम होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि EMF क्या है और वोल्टेज क्या है। उसके बाद में अभी अपना जो चैप्टर है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी चैप्टर के अंदर पहले तो सेल जो है कितने प्रकार के होते हैं। सेल जो है कितने प्रकार का होता है भाई? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से और जीरो लेवल से जो है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी करवाने वाला हूं। तो इसमें देखो क्या होता है कि प्राथमिक सेल किसको बोलते हैं और द्वितीयक सेल किसको बोलते हैं। वो छोटी सी चीज़ है बिल्कुल, और छोटी सी चीज़ बताने के बाद में आप समझ जाओगे कि किसको बोलेंगे। तो वो चीज़ क्या है? तो प्राथमिक सेल किसको बोलेंगे? तो वे सेल जिनको एक बार प्रयोग करने के बाद फेंक दिया जाता है। तो प्राथमिक सेल किसको बोलेंगे? तो वे सेल जिनको एक बार प्रयोग करने के बाद हम लोग अगर फेंक देते हैं तो उन सेलों को हम लोग क्या बोलेंगे? प्राथमिक सेल बोलेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आपको देखना है तो उदाहरण के तौर पर आपका जो है रेडियो का सेल होता है,
आपका जो है घड़ी का सेल होता है, दीवार घड़ी का सेल होता है। तो वो जो सारे के सारे जो सेल होते हैं वो जो सेल है प्राथमिक सेल के प्रकार होते हैं, क्योंकि आपने अगर देखा है तो उनको हम लोग दोबारा से चार्ज नहीं करते, उनको एक बार यूज करते हैं, यूज करने के बाद में नया सेल ही लेके आते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक सेल बोलते हैं। अब बात आती है द्वितीयक सेल किनको बोलेंगे, तो द्वितीयक सेल वे सेल जिनको बार बार चार्ज करके प्रयोग किया जाता है। यानी कि द्वितीयक सेल किनको बोलेंगे, तो वे सेल होंगे जिनको बार बार हम लोग चार्ज करके और बार बार यूज करते रहते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीयक सेल। उदाहरण देखते हैं, तो उदाहरण के अंदर आपका जो मोबाइल फ़ोन होता है, मोबाइल फ़ोन के अंदर जो सेल या जो बैटरी यूज करते हैं, तो वो भी आपकी क्या होती है, द्वितीयक सेल का ही एक प्रकार का प्रकार है। उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि घरों के अंदर जो लेड एसिड बैटरी आती है, या फिर आपके जो व्हीकल होते हैं, यातायात के वाहन होते हैं, उनमें जो बैटरी प्रयोग की जाती है, वो भी आप अगर देखोगे तो एक बार जो है डिस्चार्ज हो जाती है, उसके बाद में हम लोग उसको पुनः चार्ज कर लेते हैं। तो यानी कि वे सेल जिनको हम लोग बार बार चार्ज करके प्रयोग करते रहेंगे, उन सेलों को हम लोग क्या बोलेंगे, द्वितीयक सेल बोलेंगे। चीज समझ में आ गई आपको। उसके बाद में ये सेल हमें सीधी ईएमएफ देने लग जाते हैं। ये जो सेल होंगे ये हमें सीधी ईएमएफ देने लग जाएंगे। मतलब क्या होगा कि बाहर से जब हम इनको खरीद के लाएंगे उस टाइम ये जो सेल होंगे ये चार्ज होंगे, डिस्चार्ज कंडीशन में नहीं होंगे। ये सेल एक बार चार्ज किए हुए आएंगे और हम जब इनको यूज करने लगेंगे तो हमें सीधी ईएमएफ है या फिर वोल्टेज है या सप्लाई जिसको बोलेंगे वो हम लोगों को सीधे रूप में देने लग जाएंगे। उसके बाद में ये सेल प्रयोग करने से पहले चार्ज किए जाएंगे। यानी कि ये सेल कौन से थे, तो इनको हम लोग सीधे यूज कर रहे थे, यानी कि बाहर से चार्ज हुए मिल रहे थे। और ये सेल कौन से हैं, तो इनको हम लोग क्या कर रहे हैं कि यूज करने से पहले क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सेल बोलेंगे, जो हमें क्या करने होंगे, बार बार हमें चार्ज करने पड़ेंगे। तो चीज समझ में आ गई। ज्यादातर आपको बस इतना ही याद रखना है कि प्राथमिक सेल और सेकेंडरी सेल के अंदर डिफरेंस क्या है। तो अगर हम लोग सेल को खरीद के ला रहे हैं और उसके बाद में एक ही बार यूज कर रहे हैं और अगर फेंक रहे हैं तो वो जो है प्राथमिक सेल का प्रकार होगा। और अगर हम लोग सेल को खरीद के लेके आ रहे हैं उसके बाद में एक बार वो जो है डिस्चार्ज हो गया, उसके बाद में फिर से चार्ज कर लेते हैं, फिर से डिस्चार्ज कर लेते हैं, वो जो पूरी की पूरी अगर कंडीशन आ रही है तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि कौन सा सेल यूज कर रहे हैं, द्वितीयक सेल जो है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद में ये जो सेल है, इनके अलावा जो आपके इन सेलों के अंदर प्राथमिक सेल के अंदर कौन कौन से सेल आते हैं और सेकेंडरी सेल में कौन कौन से सेल आते हैं वो देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो अगर आप देखोगे तो सारणी है वो बना ली है, क्योंकि अपना टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्लास अपनी लंबी नहीं हो इसलिए। अब एग्जाम टाइम में किस तरीके के आपके जो है सेल चैप्टर से क्वेश्चन रहते हैं वो देख लेते हैं। तो एग्जाम में क्या होता है कि वो सेल का नाम दे देता है, उसका इलेक्ट्रोलाइट पूछ लेता है, किस जो है आपका वोल्टाइक सेल है, उस वोल्टाइक सेल के अंदर किस तरीके का इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग किया जाता है, पहला क्वेश्चन। उसके बाद में वही दूसरा क्वेश्चन कि जो है वोल्टाइक सेल है उसका एनोड है वो किस धातु का बना होता है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्लेटें होती है।
तो पॉजिटिव और जो नेगेटिव दो प्लेटें होती है वो किस किस धातु की बनी होती है ये पूछ लेता है। और तीसरा जो वोल्टाइक सेल है उसका एनोड और कैथोड पूछ सकता है। और तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि वोल्टाइक सेल की वोल्टेज कितनी होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपका क्वेश्चन है उसका इलेक्ट्रोलाइट और वोल्टेज, ये ज़्यादा नहीं पूछता लेकिन वोल्टेज ज़रूर पूछता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और पीछे कई जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें पूछे गए हैं, तो मैं आपको बता भी दूंगा कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। अब देखिए उसके बाद में वोल्टाइक सेल है उसकी वो जो आंतरिक प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है ये भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पर वो जो है नहीं पूछेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको एक फिक्स वैल्यू देगा और फिक्स वैल्यू देने के बाद में उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन है पूछेगा। तो यहाँ पर एक फिक्स वैल्यू नहीं है इसलिए वो क्वेश्चन है नहीं पूछेगा। अब बात आती है इसके अलावा भी क्वेश्चन बनते हैं क्या, तो इसके अलावा भी क्वेश्चन बनते हैं, वो बनते हैं आपके जो है दोष, जो आपके प्राथमिक सेलों के अंदर कौन कौन से दोष होते हैं और जो सेकेंडरी सेल है उनके अंदर कौन कौन से दोष होते हैं। तो ये सारणी कवर करने के बाद में अपने उनको कवर करते हैं। अब देखते हैं इस सारणी के अंदर किस तरीके के से। तो वोल्टाइक सेल है, वोल्टाइक सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या भरा जाता है H2SO4, और जो एनोड है वो तांबे का बना होता है और कैथोड किसका बना होता है, जस्ते का बना होता है। वोल्टेज का मान कितना होता है, तो 1.08 वोल्ट है इसकी वोल्टेज का मान होता है। और आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना होता है, तो बहुत ही अधिक प्रतिरोध है उसका आंतरिक प्रतिरोध का मान होता है, इसलिए कम यूज किए जाते हैं। डेनियल सेल, तो डेनियल सेल के अंदर जो CuSO4 जो है H2SO4 वो जो है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज किया जाता है। और एनोड जो है तांबे का और कैथोड जो है किसका, जस्ते का बना होता है। और वोल्टेज का मान कितना होता है, तो 1.1 वोल्ट होता है। और जो आंतरिक प्रतिरोध है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। अब उसके बाद में लेकलांची सेल है NH4Cl जो है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है NH4Cl, ठीक है। और उसके बाद में इसका जो एनोड है वो कार्बन का और कैथोड जो है वो जस्ते का बना होता है। उसके बाद में वोल्टेज जो है उसका मान कितना होता है, तो 1.46 वोल्ट है इसकी लेकलांची सेल की वोल्टेज का मान होता है। और आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना होता है, तो आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना होता है, 1 ओम होता है, ठीक है। उसके बाद में शुष्क सेल, शुष्क सेल के अंदर जो है ZnCl2 जो है वो आपका इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, और जो एनोड है कार्बन का और कैथोड अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर के अंदर जस्ते का बना हुआ है, तो जस्ते का। और वोल्टेज का मान कितना है, तो 1.5 वोल्ट है, पीछे पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वोल्टेज का मान कितना है, 1.5 वोल्ट है। उसके बाद में जो प्रतिरोध है आंतरिक प्रतिरोध उसका मान कितना है, तो 1 ओम है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद में बात करते हैं कि मरकरी सेल, तो मरकरी सेल जो है KOH प्लस ZnO जो है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, और इसका जो है आपका एनोड किसका बना होता है, तो स्टेनलेस स्टील का, और कैथोड किसका, तो जस्ते का। और वोल्टेज का मान कितना होता है, तो 1.35 से लेकर 1.14 तक होता है। और आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, तो बहुत ही कम होता है। अब इसके बाद में बंसन सेल, बंसन सेल जो है H2SO4 जो है वो आपका इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, और उसके बाद में कार्बन का जो है एनोड और कैथोड किसका, जस्ते का। और वोल्टेज का मान 1.9 वोल्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीछे DMRC के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद में इसका प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना होता है, तो 0.8 ओम होता है। इसके बाद में सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड जो है KOH प्लस ZnO, KOH प्लस ZnO जो है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, और जो है आपका एनोड किसका, तो स्टेनलेस स्टील का, कैथोड किसका, जस्ते का। और जो आपका वोल्टेज का मान है 1.5 वोल्ट है, और जो आंतरिक प्रतिरोध है वो बहुत कम होता है। तो ऐसी जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम टाइम में इस तरीके की जो चीज़ें हैं आपको कम पूछता है। जो आपकी फिक्स वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू के बारे में ज़्यादा पूछता है, ऐसी चीज़ें भी कम पूछता है, क्योंकि ज़्यादातर के अंदर अगर आप देखोगे तो जस्ता ही जो है आपका एनोड के रूप में कैथोड के रूप में यूज़ किया जा रहा है। उसके बाद में बात करते हैं स्टैंडर्ड सेल हो गया, उसके बाद में लेड एसिड सेल। अब बात आती है इनमें से आपके प्राथमिक सेल कौन से और द्वितीयक सेल कौन कौन से है। तो ये जो है भाई
आपके वो सारे के सारे आपके प्राथमिक सेल है। ये आपके क्या है, प्राथमिक सेल है। और ये जो 3 हैं ये आपके क्या है, सेकेंडरी सेल है। ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछ लेता है, पहला क्वेश्चन सीधा सही रहता है कि निम्न में से प्राथमिक सेल कौन सा नहीं है। तो निम्न में से प्राथमिक सेल कौन सा नहीं है, तो वो क्या करेगा, 3 ये ऑप्शन दे देगा और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई दे देगा। तो आपको वो चेक करके बताना पड़ेगा कि प्राथमिक सेल कौन कौन से होते हैं और सेकेंडरी सेल कौन कौन से होते हैं। तो अगर आप प्राथमिक सेल इतने सारे अगर याद नहीं रहते हैं तो फिर भी आप अगर इन तीनों को याद कर लेते हो तो आपको याद रह जाते हैं कि जो सेकेंडरी सेल है वो कौन कौन से होते हैं। तो निकल आयरन सेल, निकल कैडमियम सेल, ये दोनों एक निकल के अंदर आ जाते हैं। और लेड एसिड सेल और लिथियम जो बैटरियाँ होती है वो जो आपकी सेकेंडरी सेल के अंदर आती है। अब इन तीनों के अंदर देख लेते हैं कि एनोड कैथोड किसके बने होते हैं। तो लेड एसिड सेल के अंदर H2SO4 यूज किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद में बात करते हैं एनोड किसका बना होता है, तो PbO2 का बना होता है। और कैथोड किसका बना होता है, तो Pb का बना होता है। मैंने यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कईयों के रासायनिक नाम लिखे हैं ज़्यादातर के। तो रासायनिक नाम इसलिए लिखे हैं कि मैंने पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चनों से ये चीज़ें उठाई है। तो क्वेश्चनों के अंदर यही चीज़ें दी गई थी, तो ये जो चीज़ें दी गई थी इसी कारण मैंने इनको सीधा उठा लिया। तो PbO2 जो है आपका एनोड के रूप में और Pb जो है कैथोड के रूप में, इसकी वोल्टेज का मान कितना होता है, तो 2.2 वोल्ट। ये भी आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूरा का पूरा ही जो है आपका इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, लेड एसिड सेल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी जो घरों के अंदर बैटरियाँ यूज होती है वो सारी की सारी लेड एसिड बैटरियाँ ही होती है, इसीलिए ये जो है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना होता है, तो 2 ओम जो है इसका आंतरिक प्रतिरोध का मान होता है। उसके बाद में निकल जो है सेल के अंदर निकल आयरन सेल और निकल कैडमियम सेल दोनों ही आ जाते हैं। तो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में KOH और LiOH जो है आपका इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, और NiO जो है आपका एनोड के रूप में, और आयरन जो है वो आपका कैथोड के रूप में यूज किया जाता है। और वोल्टेज का मान कितना है, तो 1.2 वोल्ट से लेकर 1.5 वोल्ट तक है। उसके बाद में आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना है, तो आंतरिक प्रतिरोध का मान है 3 ओम से लेकर 5 ओम तक का। उसके बाद में लिथियम बैटरियाँ, लिथियम के अंदर LiPF जो 6 है वो आपका इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, LiCO2 जो है आपका एनोड के रूप में, ग्रेफाइट जो है आपका कैथोड के रूप में। और इसका जो वोल्टेज का मान है कितना होता है, तो 2.2 वोल्ट से लेकर 3.8 वोल्ट तक होता है। उसके अलावा आंतरिक प्रतिरोध की बात करें तो 1 ओम से लेकर 3 ओम जो है इसके आंतरिक प्रतिरोध का मान होता है। तो एग्जाम टाइम में ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन लेड एसिड जो आपकी बैटरी है उससे निकल, ये लिथियम बैटरियां है, ये कहाँ पे यूज होती है, तो आपका जो स्मार्टफोन होता है या फोन होता है कोई भी, तो फोन के अंदर जो बैटरियां यूज की जाती है लिथियम बैटरियां ही यूज की जाती है। तो पेपर में इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। एग्जाम टाइम में क्वेश्चन कैसे रहेंगे, तो वोल्टाइक सेल के अंदर एनोड किसका बना होता है, वोल्टाइक सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट किसका कौन सा होता है, वोल्टाइक सेल के वोल्टेज का मान कितना होता है, या फिर आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना होता है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे अगर आपने पीछे के एग्जाम दिए हुए हैं, या आप अगर पीछे के एग्जाम दिए हुए एग्जाम को ही देखोगे तो उनमें आप देख लीजिएगा। उसके बाद में अगर ये जो है आपको सारणी की जो है स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत सड़ेगा। इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि एक टाइप का क्वेश्चन और आता है, वो टाइप का क्वेश्चन कौन सा है वो अपने यहाँ पे अभी देखते हैं।
तो उसमें क्या होता है कि जो सेल है उस सेल के अंदर आपके जो प्राथमिक सेल है और जो आपके द्वितीयक सेल है, उन दोनों सेलों के अंदर आपके जो दोष है कि प्राथमिक सेल है उसके अंदर भी कोई ना कोई दोष होगा और जो द्वितीयक सेल है उस द्वितीयक सेल में भी कोई ना कोई दोष होगा। तो उस दोष को जो है हम लोग दूर कैसे करेंगे ये देखेंगे, और वो दोष है क्या ये चीज़ देख लेते हैं। तो इसके अंदर अपने क्या करेंगे कि एक एक लेके दोनों जो आपके सेल है, यानी कि पहला प्राथमिक सेल है, प्राथमिक सेल जो है उसके अंदर कौन कौन से दोष होते हैं वो देख लेते हैं। उसके बाद में द्वितीयक सेल के अंदर कौन कौन से दोष होते हैं वो देख लेते हैं। तो आपका प्राथमिक जो सेल है उसमें दो दोष आते हैं मेनली। तो वो दो दोष क्या है? पहला जो दोष है उसको बोलते हैं स्थानीय क्रिया, स्थानीय क्रिया। और जो दूसरा दोष है उसको बोलते हैं ध्रुवीकरण या फिर पोलराइजेशन। स्थानीय क्रिया या लोकल एक्शन और ध्रुवीच्छादन या फिर ध्रुवीकरण या फिर पोलराइजेशन, ये तीनों जो नाम है ये इसी के हैं। अब अपने देखेंगे कैसे, समझेंगे कैसे। तो मैंने बताया आपको 0 लेवल से बिल्कुल इजी तरीके से बताने वाला हूँ। तो ये अपनी बैटरी है, इस बैटरी के अंदर ये अपने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, ये अपना इलेक्ट्रोलाइट भर देते हैं इसमें। ये हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रोलाइट भर दिया। अब अपने देखते हैं कि स्थानीय क्रिया क्या होती है और ध्रुवीकरण क्या होती है। तो स्थानीय क्रिया और या ध्रुवीकरण क्या होती है कि आप जब बैटरी के अंदर सप्लाई देते हो तो उसके बाद में इसमें मैंने ज़्यादातर आपने देखा अभी सारणी की उसमें कि ज़्यादातर जो प्लेट है, नोड जो है आपका, वो जस्ते का बना होता है। तो जस्ते का जब बना होता है तो हम लोग जब देखते हैं कि जस्ते का बना हुआ है, और वो भी क्या होता है कि शुद्ध जस्ते का अगर नहीं बना होता है, अगर ये दोष कब होता है, शुद्ध जस्ता न प्रयोग करने पर। शुद्ध जस्ता न प्रयोग करने पर क्या होता है कि आपका जो स्थानीय क्रिया दोष है वो होता है। इसमें होता क्या है अब वो देख लीजिए। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो जस्ता है वो व्यापारिक जो जस्ता होता है, यानी कि जो अपना नॉर्मल यूज करने वाले जो होता है वो जस्ता होता है, उस जस्ते की ये प्लेट बना देते हैं अगर। तो उस टाइम क्या होता है कि उसके अंदर कई अशुद्धियाँ मिली होती है उस जस्ते के अंदर। तो उस जस्ते की जो प्लेट होगी उसमें अशुद्धियाँ होगी, और जिसके कारण इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जब हम लोग उसके सप्लाई देंगे तो सप्लाई देने के बाद में उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे अलग अलग जो है सेल बन जाते हैं। तो जो छोटे छोटे अलग अलग सेल बन जाएंगे उसके कारण जो धारा है वो धारा अलग अलग डिवाइड हो जाएगी और वो पूरी की पूरी आपको बाहर के रूप में नहीं मिल पाएगी। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये एक प्रकार का क्या है, दोष है। उसके बाद में ध्रुवीकरण क्या है? तो ध्रुवीकरण में क्या होता है कि जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइट को चार्ज करते हैं, या बैटरी जो है इसको चार्ज होती है शुरुआत में, तो उसके बाद में क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन के बुलबुले बनने लग जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। और हाइड्रोजन जो है वो क्या होता है कि धारा का जो क्या होता है कुचालक होता है। और वो क्या होता है कि आपकी जो प्लेटें होती है ना, इन प्लेटों के ऊपर ऐसे यहाँ पर एक अलग से परत बनाने लग जाता है। इस तरीके से एक अलग परत बनाने लग जाता है ये। तो आपकी जो इलेक्ट्रोड होगा उस इलेक्ट्रोड के ऊपर अगर ये परत बना लेगा, उसके बाद में अगर आप देखोगे तो इसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। और आंतरिक प्रतिरोध बढ़ने के बाद में क्या होगा कि अपने को यहाँ पर जो सप्लाई मिलनी चाहिए, प्रतिरोध बढ़ेगा, इसका मतलब क्या, अपने को धारा कम मिलेगी, सप्लाई कम मिलेगी। तो सप्लाई कम मिलेगी जिसके कारण हम लोग बोल सकते हैं कि जो ध्रुवीकरण है वो भी आपका एक प्रकार का क्या है, दोष है। चीज समझ में आ गई। अब उसके बाद में ये हो गए प्राथमिक सेल के दोष। अब देखते हैं द्वितीयक सेल। जो आपका द्वितीयक सेल है, इस द्वितीयक सेल के अंदर 4 दोष होते हैं, और जो आपकी निम्मी की बुक है उसके अंदर 3 दिए गए हैं। तो भाइयों है क्या वो? पहला जो दोष है उसको बोलते हैं सेडमिटेंस, सेडमिटेंशन।
सेडमी टेंशन बोल देते हैं, या फिर अगर निम्मी भाषा की बात करेंगे तो आंशिक लघु पतन, आंशिक लघु पतन। उसके बाद में दूसरा दोष क्या है, तो दूसरे दोष को बोलते हैं कोरोजन। उसके बाद में तीसरा जो दोष है उसको क्या बोलते हैं, बकलिंग। चौथा जो दोष है उसको क्या बोलते हैं, सेडमिटेंशन, सल्फेशन, सल्फेशन बोल देते हैं, हार्ड सल्फेशन बोल देते हैं। अब इनके जो है निम्मी नाम क्या है, व्याकुंचन, और इसका क्या है, आंशिक लघुपतन, व्याकुंचन, दृढ़ गंधकत्व। दृढ़ गंधकत्व, ये इनके क्या है, हिंदी नाम है जो निम्मी बुक के अंदर यूज किए जाते हैं, वो नाम है। सेडमिटेंशन को क्या बोलते हैं, आंशिक लघुपतन। कोरोजन जो है आपकी निम्मी की बुक के अंदर दिया नहीं गया है। बकलिंग जो है उसको इसने व्याकुंचन बोला है, और सल्फेशन को इसने क्या बोला है, जो आपका दृढ़ गंधकत्व बोला है। अब ये जो चारों दोष है, ये चारों दोष क्या होते हैं, ये देख लेते हैं अपनी इसी बेंट्री के अंदर। तो आपकी जो बेंट्री होती है, बेंट्री का मतलब क्या हो गया कि उसमें एक प्लेट नहीं है, बहुत सारी इस तरीके से अलग अलग प्लेटें यूज की जाती है। तो ये जो प्लेटें होती है सीधी नहीं होती, इनके नीचे की तरफ जो है अलग से सेपरेटर लगे होते हैं, इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है। इस तरीके से आपकी जो बेंट्री है उसके अंदर ये प्लेटें आपकी जुड़ी होती है, और ये अलग अलग सेल होते हैं, और जो जुड़े होते हैं, जुड़ने के बाद में हम लोग क्या बोल रहे हैं, मैंने पहली क्लास के अंदर बताया कि जो सेलों का समूह था उसको हमने क्या बोल दिया, बेंट्री बोल दिया। तो अब अपनी ये एक प्रकार की क्या बन गई है, बेंट्री बन गई यहाँ पे, और ये इसका इलेक्ट्रोड है। अब देख लेते हैं कि ये चारों दोष है, वो दोष क्या है आपके, सेडमिटेंशन या आंशिक लघुपतन। तो ये जो है आपकी प्लेटें जो है कठोर धातु की नहीं बनी होती। अगर आपने बेंट्री को खोला है, या फिर बेंट्री जो है फ़ोन की भी बेंट्री अगर आपने तोड़ी है, उसके बाद में अगर आपने उसमें देखा है तो जो प्लेटें बनी होती है वो मुलायम पदार्थ की बनी होती है, ना कि कठोर पदार्थ की बनी होती है। कठोर पदार्थ की ना बन के वो किसकी बनी होती है, मुलायम पदार्थ। और मुलायम पदार्थ भी क्या होता है, रेड लेड, PB3O4 जो है वो यूज किया जाता है। तो उसकी जो आपकी ये प्लेटें बनी होती है, तो ये प्लेटें बनी होगी। उसके बाद में ये प्लेटें क्या होती है कि जब हम लोग इसको चार्ज करते हैं या फिर डिस्चार्ज करते हैं, जब हम लोग इसको चार्ज या फिर डिस्चार्ज करते हैं, तो उसके बाद में क्या होता है कि ये आपकी जो प्लेटें हैं कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा जड़ती रहती है, यानी कि टूटती रहती है। और उनका जो टूटा हुआ अंश है वो क्या होता है कि यहाँ पर नीचे की तरफ, आपका नीचे की तरफ जो यहां पर तली के अंदर यहां पर जमा होने लग जाता है। यहां पर नीचे की तरफ जमा होने लग जाता है। तो अब आप अगर देखोगे तो ये धीरे धीरे जड़ती जड़ती, उसके बाद में ये आपका जो सेपरेटर है, इस सेपरेटर को भी कभी ना कभी कवर करेगी। तो इससे जब ऊपर निकल जाएगी, ऊपर निकलने के बाद में ये आपकी जो प्लेटें हैं, इन सभी प्लेटों को शॉर्ट सर्किट कर देगी। तो ये जो शॉर्ट सर्किट करती है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेडमिटेंशन या फिर आंशिक लघुपतन का दोष बोलते हैं। चीज समझ में आ गई। अब इसको दूर कैसे किया जा सकता है, तो यहां पर अपन ने अगर घर के अंदर जो बेंट्री होती है वो अगर आपने देखी है, तो यहां पर इस तरीके से लगे होते हैं वेंट प्लग, यानी कि जिसको ढक्कन बोलते हैं, या फिर वेंट प्लग लगे होते हैं। तो इन वेंट प्लग को क्या किया जाता है, खोल लिया जाता है, और खोलने के बाद में इस बेंट्री के अंदर पानी डाल के और हिलाया जाता है, और हिलाने के बाद में इसको उल्टा करके और सारी का सारा जो कचरा है अंदर की तरफ, या जो प्लेटों की जो लुगदी नीचे जमा हुई है, उस लुगदी को उस कचरे के साथ में क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। और बाहर निकलने के बाद में अगर आप देखोगे तो नीचे से ये साफ हो गया, और साफ होने के बाद में आंशिक लघुपतन का जो दोष है
वो आंशिक लघुपतन का दोष क्या हो गया, दूर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग आंशिक लघुपतन का जो दोष है उसको दूर कर सकते हैं, पहली बात। अब बात आती है कोरोजन क्या होता है। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन होता है अपना यहाँ पर, इस पार्ट पर, ठीक है। क्या होता है कि जब हम लोगों ने, आपने देखा होगा कि ये जो आपकी बैटरी होती है वो बैटरी बाहर के जो वातावरण है उस वातावरण के अंदर पड़ी हुई है, उसके बाद में इसके ऊपर जो है सफ़ेद नीली जो है परत जमा होने लग जाती है, धीरे धीरे करके सफ़ेद सी परत जमा होने लग जाती है। उसके बाद में जब हम लोग इनके ऊपर कोई तार जो है अटैच करेंगे, बाहर सप्लाई लेने के लिए कोई तार कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो तार सही से कनेक्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है। इसलिए जो है आपका जो दोष है उसको हम लोग एक प्रकार का दोष ही मानेंगे। तो वो जो दोष है उसको इसने क्या नाम दिया है, कोरोजन जो है नाम दिया है। अब ये जो कोरोजन है आपका, ये कोरोजन इसको दूर कैसे कर सकते हैं, तो दूर करने की दो तरीके हैं। या तो आप जो कपड़ा है उसको गीला करके और इसके ऊपर मार दीजिए, या फिर दूसरा काम क्या किया जाता है, रेती जो है उस रेती से इसको थोड़ा सा रगड़ा जाता है, और रगड़ने के बाद में इसका जो ऊपर का कचरा होता है उस कचरे को क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। अब बात आती है, इसको हम लोग दूर तो हमने कर दिया, लेकिन इसको हम लोग सही लंबे टाइम तक कैसे रख सकते हैं। तो सही लंबे टाइम तक रखने के लिए हम लोग इस पे क्या करते हैं कि या तो ग्रीस वगैरह या आपका जो पेट्रोलियम जेली वगैरह होती है उसकी एक परत चढ़ा के छोड़ देते हैं, जिससे क्या होगा कि उसके ऊपर जो, जिसको अपने जंग लगना भी बोल सकते हैं, वो जो है ना लगे। तो लंबे टाइम तक वो जो है आपका सुरक्षित पड़ा रहेगा, जिसके बाद में हम लोगों को जब भी कनेक्ट करनी होगी वायर तो यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद में बकलिंग दोष क्या है या फिर व्याकुंचन क्या है। तो बकलिंग में क्या होता है कि आपने अगर देखा है तो अभी तो स्मार्टफोन आने लग गए जिनकी बैटरियाँ बाहर नहीं निकलती, लेकिन जो पुराने टाइम के जो फ़ोन थे उनमें अगर आपने देखा है तो बैटरी जो है बाहर निकलती थी, लेकिन उसको क्या होता था कि आपने देखा थोड़े टाइम के बाद में बैटरी फूलने लग जाती थी, बैटरी फूलने लगती थी। वो जो फूलना है ना, उसी दोष को इसने क्या बोला है, बकलिंग दोष बोला है। लेकिन ये फूलती किस कारण से है, वो कारण इंपॉर्टेंट है। वो फूलती किस कारण से है, तो अपने जैसे बैटरी है उसकी रेटिंग डिसाइड की गई है 5 एम्पियर की रेटिंग पर, उसको क्या किया जाना चाहिए, चार्ज किया जाना चाहिए। अब उस 5 एम्पियर की जगह के ऊपर अगर हम लोग 10 एम्पियर की धारा देके चार्ज करेंगे, 5 एम्पियर की जगह पे 10 एम्पियर की धारा देके अगर चार्ज करेंगे तो बैटरी फूलेगी, पहली बात। उसके बाद में बैटरी की जो है रेटिंग डिसाइड की गई है कि 10 एम्पियर हम लोग करंट ले सकते हैं मैक्सिमम, हम लोग इससे 20 एम्पियर करंट ले रहे हैं तो भी बैटरी फूलेगी। तो बैटरी कब फूलेगी, तो कहने का मतलब यह बकलिंग दोष कब होगा, तो जब बैटरी को उसकी रेटिंग मान से ज़्यादा धारा देंगे या फिर बैटरी को रेटिंग मान से कम धारा देंगे, तो दोनों कंडीशन में अपनी बैटरी जो है क्या होती है, फूल जाती है। चीज़ समझ में आ गई। अब बात करते हैं दूसरी चीज़, ये बकलिंग जो दोष है अगर आपका हो गया तो बकलिंग दोष होने के बाद में आप जो है इसको दूर नहीं कर सकते हो, क्योंकि बैटरी अगर फूल गई है तो इसकी बैटरी फूलने के बाद में इस बैटरी को नई बैटरी के द्वारा चेंज ही करना पड़ेगा, ये एकमात्र ही चारा है अपने पास। अब बात करते हैं दूसरा, ये सल्फेशन या फिर दृढ़ गंधकत्व जो है, सल्फेशन या फिर हार्ड सल्फेशन या दृढ़ गंधकत्व दोष जो है वो क्या है। तो हार्ड सल्फेशन या दृढ़ गंधकत्व क्या होता है कि हम देखते हैं कि अपनी जो प्लेटें होती है वो प्लेटें जो है अगर अपनी बैटरी को लंबे टाइम तक हमने चार्ज नहीं किया है या डिस्चार्ज पड़ी अपनी बैटरी, अगर बैटरी लंबे टाइम तक चार्ज या डिस्चार्ज पड़ी है तो उस टाइम के अंदर क्या होता है कि अपनी जो बैटरी है उसके अंदर दृढ़ गंधकत्व का दोष आ जाता है। वो होता क्या है, तो अपनी जो बैटरी की जो प्लेटें होती है उसको अगर लंबे टाइम तक चार्ज या डिस्चार्ज नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में ये जो है आपका उनका प्लेटों का जो पदार्थ होता है वो क्या होने लग जाता है, कड़ा होने लग जाता है, यानी कि मजबूत होने लग जाता है। और इसी दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फेशन या फिर दृढ़ गंधकत्व बोलते हैं। अब बात आती है इसको हम लोग दूर कैसे कर सकते हैं। तो अपनी बैटरी लंबे टाइम तक जो है यूज़ नहीं की गई थी और अब यूज़ करनी है, तो यूज़ करने के लिए क्या होता है कि बैटरी की जो रेटिंग मान की जो धारा होती है, बैटरी की जो रेटिंग मान की धारा होती है उस रेटिंग मान की धारा का 2 से 3%
2 से 3% जो है धारा देकर चार्ज अगर करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ट्रिकल चार्जिंग बोलते हैं पहली बात तो। और जो है सल्फेशन जो है उसको दूर करने के लिए क्या किया जाता है, तो 2 से 3% बैटरी को धारा देकर चार्ज किया जाता है। पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो भी अभी बताने वाला हूँ। तो 2 से 3% की धारा देकर अगर चार्ज करेंगे तो लंबे टाइम तक अपनी बैटरी को धीरे धीरे चार्ज करते रहेंगे। उसके बाद में जब वो बैटरी पूरा चार्ज हो जाएगी तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोगों को जो बैटरी है उसको कंटिन्यूसली चार्ज और डिस्चार्ज करते रहना है। अब बात आती है ये दोष कब नहीं होगा, तो आप हफ्ते के अंदर 1 हफ्ते में एक बार बैटरी को चार्ज या डिस्चार्ज जो है जरूर कीजिए। उसके बाद में ये जो आपका दोष है वो कभी नहीं होगा। आंशिक लघुपतन कब होगा, तो ये तो होना ही है, लेकिन इसको दूर कैसे किया जाएगा, तो कुछ टाइम के बाद में बैटरी का जो इलेक्ट्रोलाइट है इसको बाहर निकाल के इसमें जो आपका कचरा जमा हुआ है उस कचरे को बाहर निकाल दीजिए। उसके बाद में आपका जो सेडिमेंटेशन दूर है या आंशिक लघुपतन दूर होता रहेगा। कोरोजन जो है इसकी आपको प्लेटें जो है इन आपके जो ये इलेक्ट्रोड जो है बाहर की तरफ अपने टर्मिनल जिनको दिखाई दे रहे हैं इन टर्मिनलों को साफ रखना है तो आपका कोरोजन दोष है नहीं होगा। बकलिंग कब नहीं होगा, तो बकलिंग जो है इसका बाद में कोई इलाज नहीं है। पहले ही आप क्या कीजिए, जो रेटिंग मान की धारा है वो दे के चार्ज कीजिए और रेटिंग मान की धारा लेके डिस्चार्ज कीजिए। इसके बाद में आपका जो बकलिंग दोष है वो नहीं होगा। सल्फेशन या हार्ड सल्फेशन कब नहीं होगा, तो सल्फेशन या हार्ड सल्फेशन आपका जो अगर आप बैटरी जो है उसको हफ्ते के अंदर एक बार चार्ज या डिस्चार्ज करते हो तो नहीं होगा। और अगर हो गया तो दूर कैसे करेंगे, तो 2 से 3% की धारा देकर यानी कि ट्रिकल चार्जिंग के द्वारा अपना जो सेडिमेंटेंस सल्फेशन दूर है हार्ड सल्फेशन या दृढ़ गंधक तो इसको दूर किया जाएगा। अब इनसे रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं वो देखिए। अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि प्राथमिक सेल का दोष निम्न में से है, पहला क्वेश्चन। तो प्राथमिक सेल का दोष है निम्न में से, तो 3 इनमें से दे देगा और 1 इनमें से दे देगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन वो पूछेगा कि जो आपका आंशिक लघुपतन है, जो आपका आंशिक लघुपतन है उसको दूर कैसे किया जा सकता है। तो प्लेटो जो का जो अंदर की तरफ जो जड़ा हुआ पदार्थ है उसको हम लोग बाहर निकाल के हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको दूर कर सकते हैं। अगर बैटरी जो है फूल जाती है तो कौन सा दोष हो रहा है, तो बकलिंग हो रहा है। उसके बाद में जो सल्फेशन है हार्ड सल्फेशन है उसको किस विधि के द्वारा दूर किया जाता है, तो ट्रिकल चार्जिंग विधि के द्वारा दूर किया जाता है। उसके बाद में कोरोजन, तो आपका जो टर्मिनल है उसके ऊपर कौन सा पदार्थ है, कोरोजन दोष ना हो उसके लिए क्या यूज करना चाहिए, तो पेट्रोलियम जेली या ग्रीस वगैरह है वो यूज करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी पीछे पेपर में एक बार पूछा गया है इसीलिए बता रहा हूँ। तो मैं ज़्यादातर वही क्वेश्चन बताता हूँ जो पेपर में आए होते हैं। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन हैं वो पेपर में सेल या बैटरी से यहाँ तक रहेंगे। इसके बाद में अपने आगे भी कंटिन्यूसली करने वाले हैं। तो उससे पहले अपने क्या करते हैं कि आपको कल जो पिछली क्लास हुई है, पिछली क्लास के अंदर 2 क्वेश्चन हम लोग रेगुलरली आपको देते हैं, तो वो 2 क्वेश्चन आपके देख लेते हैं कि कौन कौन से 2 क्वेश्चन आपको दिए गए थे। तो पहला आपका क्वेश्चन था कल है कि क्लास के अंदर 5-5 ओम के 2 प्रतिरोध क्या थे, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। 5-5 ओम के 2 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, यानी कि RT बराबर R1 प्लस R2, यानी कि दोनों का मान 5-5 ओम है, यानी कि टोटल प्रतिरोध कितना हो गया 5 + 5 यानी कि 10 ओम। और वोल्टेज का मान इसने दे रखा है 250 वोल्ट। 250 वोल्ट की वोल्टेज है, तो इसने बोला धारा का मान क्या होगा, तो I बराबर क्या होगा V/R। I बराबर V/R, यानी कि यहाँ पर आपका जो V है उसका मान कितना है 250 वोल्ट और धारा का मान कितना है 10 एम्पियर। तो यानी कि 25 एम्पियर जो है करंट का मान आ जाएगा, पहला क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन थे जो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करने थे। और दूसरा क्वेश्चन था कि शुद्ध अवस्था में द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है। तो मैंने आपको पहले जब चैप्टर कराए थे वैद्युतिक पदार्थ तब भी बताया था कि पारा एकमात्र धातु है जो आपकी शुद्ध अवस्था में क्या रहती है, द्रव अवस्था में रहती है। आपको कमेंट में कमेंट करना था, तो वो अभी तक आपने कईयों ने किया है, कईयों ने नहीं किया है। अब आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है कि वायर वाउंड रेजिस्टेंस, वायर वाउंड रेजिस्टेंस यानी कि वायर वाउंड जो प्रतिरोधक थे वो
किस धातु के बने होते हैं, पहला क्वेश्चन है। तो जल्दी से जल्दी अभी कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपने क्लास को पूरा अटेंड किया है, पूरा देखा है। और आज का आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, वो दूसरा क्वेश्चन है कि जो चालकता है उस चालकता की इकाई क्या है। आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, चालकता की इकाई क्या है, ये आपको अभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। और वीडियो आपको कैसी लगी है लाइक कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताएं। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपको एजुकेशन से रिलेटेड इसी तरीके की क्लासेज यहाँ पर मिलती रहती है। मिलते हैं आपसे सेल और बैटरी की अगली क्लास में अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट और इजी ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।